हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि ईयर एड बनाने का काम करती है और डिस्प्ले बनाने का भी काम करती है। ईयर एड कैसे, कई भाइयों को जैसे सुनने में इश्यूज़ होते हैं तो उनके लिए एक कान में लगाने का एक डिवाइस आता है। सो वो डिवाइस बनाने का कंपनी काम करती है। प्रोग्रामेबल एंड नॉन प्रोग्रामेबल दोनों। प्रोग्रामेबल ईयर एड्स का मतलब होता है कि वो उसके अंदर में इस टाइप से सेटिंग की हुई होती है, डिजिटली उसको मैनेज किया जा सकता है, उसमें किस टाइप की आपको साउंड सुनाई दे। नॉइज़ कैंसिलेशन का सिस्टम होता है और भी कई सारे फीचर्स उसके अंदर में ऐड ऑन किए जा सकते हैं। सो देट आर प्रोग्रामेबल ईयर एड्स। और साथ में नॉन प्रोग्रामेबल, उनमें नॉर्मल ईयर एड्स होते हैं जैसे पुराने ज़माने में होते थे। इसी तरीके से जो डिस्प्ले का भी कंपनी काम करती है, जैसे कि जो अपने मोबाइल में या फिर स्क्रीन जो टीवी में जो डिस्प्लेज लगते हैं या फिर बिल बोर्ड्स हम लोग देखते हैं जहाँ पे डिस्प्ले बड़े बड़े होते हैं जिनमें एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहते हैं। सो वो डिस्प्ले स्क्रीन बनाने का काम भी ये कंपनी करती है। सो यही कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के लिए अपने आईपीओ लेके आई है। कंपनी का नाम है ओसेल डिवाइसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड, फिर बाद में कंपनी की हम एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। और 1 सेकेंड, एंड यहाँ पर कंपनी ने जो कट ऑफ प्राइस सेट किया दैट इज़ 160, 800 का लॉट साइज है और आपको 1,28,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है बिकॉज ये एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। 70 करोड़ 61 लाख रुपए कंपनी उठा रही है मार्केट से और यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगा रही है कंपनी खुद की दैट इज़ 258 करोड़। सो अच्छी खासी वैल्यू कंपनी ने लगाई है बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अभी लाइन लगी हुई है आईपीओज की। चाहे किसी भी कंपनी, छोटी मोटी गली में खुड़ा हुआ कोई ऑफिस, छोटा मोटा ऑफिस भी किसी ने खोल रखा तो उसके भी आईपीओ आ रहे हैं और बड़ी से बड़ी कंपनी आ रही है उसके भी आईपीओ आ रहे हैं। सो लाइन लगी पड़ी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से आज के दिन क्यों, रीज़न क्या है कंपनी के आईपीओ लेके आने के पीछे। तो बोल रही है कि हमारे पास में लोन बहुत बढ़ गया है जिसके लिए हमें लोन चुकाना है। दूसरा हमारे जो खर्चा भी है, लोन बढ़ गया क्योंकि खर्चा है इसलिए तो लोन बढ़ गया है। तो पहले तो लोन चुकाना है और फिर जो खर्चा है उसको भी पूरा देखना है हमें, जिसके लिए हमें आईपीओ की जरूरत, आईपीओ के पैसों की ज़रूरत है। सो रीजंस ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, जैसे इतने कुछ खास भी रीज़न नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है। आज के दिन जो कंपनी के जो प्रमोटर लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था उनके पास में 98% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 71% ही रह जाने वाली है, दैट इज़ अगेन गुड। अब कंपनी की थोड़ी सी आरएचपी पे भी नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर अगर हमें कुछ डाटा मिलता है तो उसके बारे में नज़र डालते हैं एक बार, फिर बैलेंस शीट पे भी नज़र डालेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 6 करोड़ रुपए तो कंपनी लोन चुकाने वाली है और 44 करोड़ रुपए खर्चे में काम में लेने वाली है। अब इसके पीछे भी बात करेंगे किस तरीके से। आज के दिन जो इस कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है राजेंद्र रविशंकर मिश्रा जी। ये मेन कर्ता धर्ता है कंपनी के, यही इन्हीं के हाथों में बागडोर है कंपनी की। नेक्स्ट, कंपनी पे कोई खास जो केसेस वगैरह हैं, लिटिगेशंस वगैरह नहीं है। कंपनी मतलब कुछ जैसे कुछ जो भी सवाल उठाए कंपनी के ऊपर में, बाकी टैक्स से मैटर से रिलेटेड कंपनी के ऊपर में यहाँ पे लिटिगेशन केस दिख रहे हैं बट उनका भी कुछ ज़्यादा अमाउंट 41 करोड़ के 41 लाख रुपीज़ का कंपनी को भरपाई करनी पड़ सकती है, जीएसटी पे करना पड़ सकता है, टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं अगर हार गई तो। नेक्स्ट, कंपनी के यहाँ पे एक कंपनी की जो ग्रुप कंपनी है यहाँ पर उससे कंपनी ने माल खरीदा हुआ है ओसेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो 33 करोड़ रुपए का माल खरीदा, दैट इज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का हमें पता होना चाहिए क्योंकि यूजुअली क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से कि अंदर कंपनी अपने आप में ही ट्रांजेक्शन्स करे जा रही हैं और रेवेन्यू या फिर परचेजिंग दिखाई जा रही हैं, तो वो एक थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है, तो उसका भी हमें पता रहना चाहिए। यूजुअली अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के क्लाइंट्स जो हैं गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट भी बहुत सारी कंपनियां क्लाइंट्स हैं, बिकॉज हियरिंग एड वाला जो पार्ट है वो कई कंपनियों का सीएसआर का पार्ट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई कंपनियां जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके गवर्नमेंट उनको बाध्य करती है कि आपको 2% जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया उसका 2% आपको सोसाइटी के भले के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो हियरिंग एड एक सोसाइटी का भले का काम है, तो उसमें भी कंपनियां काफ़ी सारी खर्च करती हैं। सो ये कंपनी अब उनके लिए एक अच्छी वो बन जाती है, मतलब सप्लायर बन जाती है। कंपनी के पास में आज के दिन 68 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एंड कंपनी के जितने भी लोगोज हैं, ये जो ओसेल ये सारे के सारे लोगोज रजिस्टर्ड हैं अंडर डिफरेंट क्लासेस, क्लास नंबर 10 एंड 9 में यूज बेसिकली।
कंपनी के जो भी प्रीमाइसेस यूज़ करती है आज के दिन, दे आर नॉट ओन्ड बाय द कंपनी बट दे आर टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी। एक जो लीज है तो 90 साल का है, जो कि काइंड ऑफ राइट टू यूज ऑफ एसेट्स के अंडर में अच्छा खासा वैल्यू होल्ड करता है कंपनी के लिए। कंपनी के पास में जो भी कमाई कर रही है आज के दिन, जिसमें जैसे मैंने बात किया था, एक तो एलईडी डिस्प्ले बनाती है, दूसरा हियरिंग एड्स बनाती है। तो यहाँ पर जो हियरिंग एड्स हैं वहाँ से कंपनी का 64% रेवेन्यू आ रहा है, बाकी 36% डिस्प्ले से आ रहा है। अगर इसी चीज़ को हम पास्ट ईयर के साथ में कंपेयर करते हैं तो डिस्प्ले के अंदर में काफ़ी अच्छा खासा मार्केट कंपनी ने पकड़ा है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, और जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा सुधरा है। और डिस्प्ले की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे खासे सुधरे, बिकॉज हियरिंग एड वाली कंपनी भी एक्चुअली थोड़ी सी ज़मीर वाले लोग हैं, तो ज़्यादा कुछ फालतू में प्रॉफिट लेते नहीं हैं। ये प्रॉफिट कमाया है, मतलब कम प्रोडक्ट बना रही है तो उससे एक नॉर्मल मार्जिन के साथ में बेचती है कंपनी। बाकी जो एलईडी डिस्प्ले वाला जो पार्ट है वो तो प्रॉफिट मेकिंग वाला पार्ट हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर तो ज़मीर वमीर को कोई बीच में नहीं आता किसी का, राइट। तो यूजुअली अगर यहाँ पे हम लोग चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही रेवेन्यू इसका एलईडी डिस्प्ले का बढ़ा है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। अपने आगे इसमें बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो अलग अलग वेरिएंट्स कंपनी इश्यू करती रहती है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। आज के दिन कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक है वो 46 करोड़ रुपीस की ही है एज ऑफ नाउ, बट फ्यूचर के अंदर में कंपनी बोल रही है कि वो इंक्रीज हो सकती है। साथ में ही कंपनी की अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि कंपनी कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कितने पर काम कर रही है, तो यहाँ पर 4 लाख प्रोडक्ट्स कंपनी हियरिंग एड बना सकती है सालाना, जो कि कंपनी आज के दिन बना रही है 1,69,000, तो काफ़ी 42% कैपेसिटी पे काम कर रही है। और यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 15,000 स्क्वायर फीट डिस्प्ले बना सकती है सालाना, जबकि 7,000 ही आज के दिन बना रही है, तो 47। सो अच्छा खासा अभी भी कंपनी के पास में यूटिलाइज करने के लिए जगह पड़ी हुई, मतलब फैक्ट्री में काफ़ी अच्छी खासी यूटिलाइजेशन तक पहुँच सकती है, जो अभी फ्यूचर के अंदर में फ़िलहाल के तौर पर कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, मतलब नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा स्पेस पड़ा हुआ है। तो आज के दिन जितना भी रेवेन्यू कमा रही है उसके डबल रेवेन्यू तक तो कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो डेप्रीशिएशन चार्ज और नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बचेगा कंपनी का, डेप्रीशिएशन ज़्यादा फालतू का कंपनी चार्ज नहीं करेगी, दैट्स गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का, अब जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर में नज़र डालनी पड़ेगी कंपनी किस तरीके से का जो पैसा कितना लगा हुआ है कंपनी में, राइट। तो यहाँ पे 98 करोड़ रुपीस कंपनी में लगे हुए हैं, एंड आउट ऑफ दैट 25 करोड़ रुपीस जो है वो शेयर होल्डर्स का पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है 25 करोड़ ही। दैट मीन्स नेटवर्थ जो कंपनी की है वो 25 है, बुक वैल्यू जो है वो 25 है, 25 करोड़। बाकी जितना भी पैसा लगा हुआ है दैट इज़ उधारी का पैसा। अब उस उधारी का पैसा और जो इन्वेस्टर्स का पैसा सब कुछ मिला मिलू के टोटल पैसा कहाँ लगा हुआ है, 98 करोड़ रुपीस कहाँ लगे हुए हैं कंपनी में, दैट इज़ टेंजिबल एसेट्स, मतलब जो कंपनी के पास में राइट टू यूज़ ऑफ एसेट्स वगैरह जितने भी हैं, प्रॉपर्टी प्लांट और जो फैक्ट्री के अंदर में जो सामान है उस सब का 18 करोड़ रुपया कंपनी उसकी वैल्यू है आज के दिन 18 करोड़ रुपए की। साथ में ही कंपनी के पास माल बना हुआ बैठा पड़ा है 25 करोड़ रुपए का, और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 26 करोड़ के, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए हैं, और आईपीओ लेके आती है उस साल बढ़ ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनियों के, और इस कंपनी के भी बढ़ गए हैं। साथ में देखते कंपनी के शॉर्ट टर्म लोन्स भी बढ़े हैं, एडवांसेस जो कंपनी ने पे कर रखे हैं वो भी बढ़े हुए हैं। सो एवरीथिंग सीम्स, बैलेंस शीट इतनी कुछ खास भी बहुत बढ़िया नहीं है और इतनी खास कोई बहुत बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक दिख रही है। नेक्स्ट अगर कंपनी की हम लोग जो कि पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। जब हमने देखा था कि रेवेन्यू मेनली जो ज़्यादा बढ़ा है वो डिस्प्ले में बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी 4.5 करोड़ रुपए से 13 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। दैट इज़ गुड की कंपनी फ्यूचर में भी एलईडी डिस्प्लेज और बेचेगी तो अच्छी खासी नेट प्रॉफिट्स कमाई कर सकती है, साथ साथ में भलाई भी चलती रहेगी और साथ साथ में कमाई भी चलती रहेगी, कॉम्बिनेशन अच्छा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसी के साथ में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर चेक करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत नज़र आती है कि कंपनी ने 18 करोड़ रुपए
जो है बिफोर टैक्स जो 18 करोड़ रुपए से, इसके बाद में कंपनी ने फाइनेंस कॉस्ट मिला दी, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 12 करोड़ रुपए पॉजिटिव है, बट एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं। कंपनी का पॉजिटिव क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने ये 13 करोड़ रुपए तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया क्योंकि उधारी बची हुई है, ठीक है। तो ये पैसा आया कहाँ से, तो 19 करोड़ रुपए कंपनी ने जिनसे माल उठा रखा था, जो कि डिस्प्ले वगैरह ईयरिंग एड्स वगैरह कंपनी जिनसे मंगवाती है, बने हुए मंगवाती है या फिर बनाती है, तो उनको पेमेंट करना जरूरी है। तो उनका पेमेंट कंपनी ने किया नहीं, होल्ड कर लिया। तो कंपनी बोल रही है अभी तक हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो अरे उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, राइट। तो अब उनके पैसों पे थोड़ा ना मौज कर लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो हमारा पैसा है वो रिकवर करो, उनके पैसों पे मौज मत करो, उनको पैसा दो भाई। और इंटरेस्ट का पेमेंट पे ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो उसको वापस सब्सट्रैक्ट करो। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो अगर इन दोनों को चीज़ों को पे करने के बाद में देखा जाए तो नेगेटिव ही है। सो कंपनी के पास में पैसा नहीं आ रहा है, माल तो बिक रहा है बट पैसा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो लोन है वो लेते रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ने बोला है कि हम लोन तो चुकाएंगे ही, साथ में ही ये वाला जो लॉन्ग टर्म जो लोन है ये भी अच्छा खासा चुकाएंगे, साथ में ही जो ये जो बोरोइंग है इसके ऊपर मेनली अगर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो 44 करोड़ रुपीज़ वर्किंग कैपिटल पे खर्च करेंगे, बिकॉज यही है वो ट्रेड्स पेबल जो कंपनी पे अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो ये फ्यूचर में फिर बन जाएगा जिस तरीके से कंपनी का काम चल रहा है उसके हिसाब से। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेकर के रिस्क है। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा ढीला है, बाकी काम तो ठीक चल रहा है। दैट्स ऑल। बाकी कंपनी इस सेक्टर के अंदर मार्केट में देखा जाए तो ये एक इकलौती कंपनी जो कि सेगमेंट में काम करे। सो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, सो जिनके साथ हम कंपेयर करके देख पाएंगे मार्केट इस कंपनी को क्या वैल्यू दे सकता है। सो पी रेशियो अगर निकाला जाए इसका तो 18 का आ रहा है, जिसको अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे 13 करोड़ की कमाई की है, वैल्यू लगाई है 250 करोड़, तो 18 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में ही है। बाकी इससे भी ज़्यादा हायर साइड में पी रेशियो चल रहे हैं, बट कंपनी का थोड़ा सा अभी मैनेजमेंट को लेकर कंसर्न है। बट स्टिल रेवेन्यूज़ के अंदर में ग्रोथ अच्छी है, नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ अच्छी है, तो इनको देख करके अगर मार्केट वैल्यू देता है अगर, तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव हूँ। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको वैल्यू किस टाइप से देता है, बट अगर ग्रोथ वाइज देगा तो अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है। सो पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, बट वो जो कैश फ्लो वाला है उसको मैनेजमेंट को देखते हुए थोड़े कंसर्निंग भी रहना पड़ेगा। साथ में ही कंपनी का अगर पीबी रेशियो चेक करते हैं तो 25 करोड़ और यहाँ पर 70 करोड़, सो ये हो गया 95 करोड़, जिसको हम लोग चेक करते हैं तो 2.6 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आता है। दैट इज अगेन ठीक ठाक है। तो अब देखते हैं, देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से वैल्यू देता है, बट आई एम पॉजिटिव। बस वो कैश फ्लो वाला थोड़ा दिक्कत है कंपनी के अंदर में, जिसको मैनेजमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें फ्यूचर में सुधर जाती हैं तो आई एम पॉजिटिव बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसर्निंग है, राइट। सो एक आई थिंक इसकी हवा अच्छी बननी चाहिए। अगर हवा अच्छी बन जाती है तो मोर देन अगर 50% रह जाता है रेवेन्यू, इसका जो जीएमपी है, दैट इज़ अगेन ओके। सो हवा भी अच्छी बन रही है, दैट इज़ गुड। सो फाइनली बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके ही लें। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।